हफ्तों का युद्ध। तेहरान से तेल अवीव और दुबई से बेरूत तक जल रहा है पश्चिम एशिया। मौत बांट रहे हैं इजराइल के फाइटर जेट। ईरान में मारे जा चुके हैं हाई प्रोफाइल लीडर। फिर ईरान के युद्ध से पीछे क्यों हटे अमेरिका के सबसे खतरनाक बैटल ग्रुप? भूमध्य सागर पर बैकफुट पर पहुंचा फोर्ड कैरियर। हॉर्मुज से दूर भागा लिंकन कैरियर। 2 बैटल ग्रुप, डबल दहशत, ईरान का जवाबी पलटवार, इजराइल का लगातार करारा वार। लारीजानी, सुलेमानी और इस्माइल खतीब। इजराइल ने खत्म कर डाले ईरान के 3 बड़े सूरमा। अपने हर लीडर का बदला लेगा ईरान। तेहरान कर रहा है इनकलाब स्क्वायर से ऐलान। ईरान खा रहा है लारीजानी की कसम। तेल अवीव तो तोड़ डालेंगे खर्रम शहर के क्लस्टर बम। इजराइल को जलाने के लिए सबसे खतरनाक मिसाइल। खर्रम शहर के बाद अब ईरान लॉन्च कर रहा है हज का सिम। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को जवाब देने के लिए ईरान का नया लड़ाका तैयार है। और तेहरान ने खाड़ी में सबसे घातक हमले की धमकी दे दी है। ईरान ने सऊदी अरब, कतर, यूएई में तेल डिपो को खाली करने को कह दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि जलते गल्फ के लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिका जिम्मेदार है। उधर ईरान के ड्रोन यूएई, सऊदी अरब, कतर और कुवैत में एक बार फिर से इंटरसेप्ट हुए हैं। ट्रंप के टर्मिनेटर ने मानी हार। बैकफुट पर अमेरिका का सुपर जहाज। क्या अमेरिका की नौसेना को ईरान ने बहुत बड़ा झटका दे दिया है? यूएसएस जेराल्ड फोर्ड और अब्राहम लिंकन ये वो जहाज हैं जिन्हें दुनिया अजेय मानती है, लेकिन सैटेलाइट इमेज में ये दोनों युद्धपोत पीछे हटते दिखे। क्या ये जहाज ईरान के तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो गए हैं? क्या ये अमेरिकी ताकत का अंत है या डर का इजहार? यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले ईरान के तट से सिर्फ 350 किलोमीटर दूर था, ओमान की खाड़ी में, जहां तेहरान के ड्रोन और गन बोट से उसका सामना हुआ। तो क्या यूएसएस अब्राहम लिंकन अब 1100 किलोमीटर दूर ओमान के सलाला पोर्ट के पास छिप गया है? उधर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड भी लाल सागर के जद्दाह पोर्ट के पास शिफ्ट हो गया है। क्या यमन में हूथी मिलिशिया के मिसाइलों ने जेराल्ड फोर्ड को पीछे हटने पर मजबूर किया? ईरान ने दावा किया कि बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन अटैक ने अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को पीछे हटने पर मजबूर किया। हालांकि अमेरिका ने इस दावों को खारिज कर दिया। तेहरान पहले ही कह चुका है, अगर अमेरिकी जहाज ईरान की तरफ आए तो उसकी वापसी मुश्किल होगी। अब अमेरिका के सबसे हाईटेक युद्धपोत की वापसी कई सवाल खड़े कर रही है। अमेरिका अपने जहाजों की वापसी को तकनीकी सुधार बता रहा है, लेकिन सवाल है कि क्या अमेरिकी जहाज अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं? जंग के मैदान में ईरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जबरदस्त पलटवार कर रहा है।
तेहरान की कम दूरी की मिसाइलों ने खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों को बुरी तरह से तबाह किया है। तो क्या यही वजह है कि ट्रंप के डिस्ट्रॉयर जहाज इन मिसाइलों की रेंज से दूरी बना रहे हैं? क्या ईरान के सस्ते ड्रोन और एंटी शिप मिसाइलों ने अमेरिकी युद्धपोत को समंदर में शांत रहने पर मजबूर कर दिया है? अमेरिका के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की लॉन्ड्री में 12 मार्च को आग लग गई थी। यह आग 30 घंटे से ज्यादा देर तक जलती रही। इसमें कई सैनिक घायल हो गए। 600 से ज्यादा सैनिक बिस्तर छोड़कर फर्श पर सोने को मजबूर हुए। अब इस जहाज को मरम्मत के लिए ग्रीस के सौदा द्वीप भेजा जा रहा है। युद्ध क्षेत्र से बिल्कुल बाहर, ईरान की मिसाइलों से कोसों दूर। क्या यह महज इत्तेफाक है या अमेरिका का डर? अमेरिका ने इसे जंग की बाहर की घटना बताया है, लेकिन जहाज में जिस वक्त आग लगी वो कुछ और इशारा कर रही है, क्योंकि ईरान ने पहले ही यूएसएस फोर्ड को अपना टारगेट बता दिया था। अब दुनिया देख रही है और सवाल पूछ रही है कि क्या सुपर पावर झुक रहा है या समझदारी दिखा रहा है। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड अमेरिका का सबसे नया और एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसकी लंबाई 1106 फीट है, वजन 1 लाख टन है। पावर के लिए इसमें 2 1AB न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जो 700 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा करते हैं, पुराने निमित्ज क्लास से 25% ज्यादा। इसकी रफ्तार 30 नॉट से ज्यादा है। इसमें F-35C, FA-18 जैसे 75 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, जबकि यूएसएस अब्राहम लिंकन की लंबाई 1092 फीट है। इसका वजन 1,04,000 टन है। पावर के लिए इसमें 2 A4W न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जो 2,60,000 सॉफ्ट हॉट पावर देते हैं, जो लगभग 194 मेगावाट के बराबर है। इसकी भी रफ्तार 3 नॉट से ज्यादा है। इस पर 80 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं। अमेरिका जो पूरी दुनिया को चेतावनी देता है, आज खुद बैकफुट पर क्यों है? जिसने इराक को झुकाया, अफगानिस्तान को हिला दिया, वही अमेरिका आज अपने सबसे बड़े हथियार पीछे क्यों ले जा रहा है? क्या ये ईरान का दबाव है? क्या अमेरिका को मिसाइल हमलों का डर है? क्या अंडरग्राउंड बंकरों ने अमेरिका को रोक दिया है? क्या ये जंग अमेरिका के कंट्रोल से बाहर हो गया है? The only thing that is widening is our advantage. Not to mention our Gulf partners stepping up even more, now going on the offense, and have always been with us on the defense with collective and integrated air defenses. कुल मिलाकर ईरान पर हमले के लिए अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हैं। एक है हिंद महासागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन यानी CVN-72। दूसरा है भूमध्य सागर से होकर लाल सागर में पहुंचा यूएसएस जेराल्ड फोर्ड यानी CVN-78। दोनों ही कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं। बाकी सप्लाई शिप और परमाणु पनडुब्बियां भी हैं। लेकिन ईरान में कोहराम मचाने के लिए इन दोनों जहाजों पर अमेरिका के फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स तैनात हैं। पहला है F-35 लाइटनिंग जो एक स्टेल्थ फाइटर जेट है। दूसरा है FA-18 सुपर हॉर्नेट जो अमेरिकी नेवी की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। इसी ताकत को ईरान के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है, लेकिन ये कैरियर बैटल ग्रुप बिना इलाकाई मदद के ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, यानी इन्हें ईंधन और बाकी रसद के लिए आसपास के सहयोगी देशों का साथ चाहिए। बड़ा सवाल है कि अगर अमेरिका को सऊदी अरब की मदद मिलने पर ईरान अपनी मिसाइलें तान देता है और इसका सबसे बड़ा टारगेट जद्दाह बनता है, तो आगे क्या होगा? ईरान की मिसाइल सऊदी अरब की इस पोर्ट सिटी तक पहुंच सकती है और यहां से यमन भी बहुत करीब है, जहां से हुथी मिलिशिया भी ईरान की मदद करने के लिए जद्दाह और अमेरिकी बैटल ग्रुप को टारगेट कर सकती है। इस तरह से अमेरिका और उसके खाड़ी वाले साथी 2 चोक पॉइंट से घिर गए हैं। एक है हरमुज और दूसरा है बाब अल मंदब। दोनों ही जगह अमेरिका और उसके साथी खाड़ी देशों के गले की फांस बन चुकी है। हरमुज पर ईरान का पहरा है और बाब अल मंदब भी दूसरा चोकिंग पॉइंट बनने जा रहा है। ईरान का युद्ध लंबा चलने वाला है। ईरान की सेना अब यह युद्ध ट्रंप और नेतन्याहू को पूरी तरह से थकाने के लिए लड़ रही है और इसमें उसकी खतरनाक मिसाइल सबसे बड़ी भूमिका अदा कर रही है।
अभी तक ईरान ने कौन कौन सी मिसाइलों से इजराइल पर अटैक किया है, ये भी देखिए। ईरान की मिसाइल खुर्रम शहर, रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर तक। शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 1600 से 2000 किलोमीटर तक। सेज्जिल बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 2000 किलोमीटर। गदीर मिसाइल और इमाद मिसाइल दोनों की रेंज 1800 किलोमीटर। लेकिन सवाल है कि समंदर का सबसे ताकतवर खिलाड़ी आज खामोश क्यों है? जो जहाज हमला करते थे आज बचाव में क्यों है? क्या ये वापसी है या बड़े हमले की तैयारी? यूएसएस फोर्ड और यूएसएस लिंकन का पीछे हटना एक साधारण सैन्य फैसला भी हो सकता है, लेकिन दुनिया के लिए ये एक बड़ा संकेत है। सुपर पावर भी कभी कभी रुकता है या फिर खेल उसके हाथ से निकल रहा है। समंदर की सतह पर जो दिख रहा है वो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली खेल अब दूरी, रेंज और टाइमिंग का है, जहां हर कदम सोचा समझा है और हर चुप्पी अपने आप में एक रणनीति। ताकत सिर्फ आगे बढ़ने में नहीं होती, कभी कभी सही वक्त पर रुक जाना भी सबसे बड़ा दांव होता है। लेकिन इस बार दांव बहुत बड़ा है। एक तरफ ईरान का बढ़ता दबाव, दूसरी तरफ अमेरिका की साख। अब सवाल ये नहीं कि जहाज कहाँ है, सवाल ये है कि अगला वार कौन करेगा और कब, क्योंकि अगला कदम सिर्फ जंग की दिशा नहीं, दुनिया की तस्वीर भी तय करेगा। और इस बीच वॉर ब्रेकिंग के जरिए अहम खबर आपको बता दें, सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर मिसाइल अटैक की खबर है। ईरान ने रियाद पर कई मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने आपको बता दें तेल डिपो पर हमले की धमकी दी थी। इस बीच सऊदी अरब ने रियाद और अल खारज प्रांतों के लिए खतरे की चेतावनी भी जारी की है, यानी कि सायरन्स की आवाजें वहां पर अब आनी शुरू हो गई हैं। सऊदी अरब ने नोटिफिकेशन देना शुरू कर दिया है और देखिए आग की लपटें भी आपको नजर आ रही है कि किस तरीके से यहाँ पर कई मिसाइल्स को इंटरसेप्ट भी किया गया है। लेकिन आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ईरान की तरफ से यहाँ पर प्रहार किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर ये मिसाइल अटैक किया गया है। ईरान ने ये मिसाइल अटैक किया है, कई मिसाइलें रियाद पर दागी हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से ये धमकी दी गई थी कि तेल डिपो पर उनकी तरफ से प्रहार किया जाएगा। और सऊदी अरब ने आपको बता दें रियाद और अल खारज प्रांतों के लिए फिलहाल जो है खतरे की चेतावनी जारी कर दी है। और आग की तेज लपटें जो है आप बिल्डिंग से निकलते हुए देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ईरान की तरफ से यहाँ पर ये बड़ा प्रहार किया गया है। अली लारिजानी की मौत के बाद मुस्तफा खामनेई की तरफ से पहला रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि खून का बदला खून से लिया जाएगा। और ऐसे में देखिए ईरान की तरफ से एक बार फिर से यहाँ पर प्रहार किया गया है। इससे पहले भी हमने देखा है कि किस तरीके से सऊदी अरब, यूएई, कतर, इन तमाम इलाकों में जहाँ जहाँ पर यूएस के एयर बेसिस थे वहाँ पर ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किया जा रहा है। हालांकि देखिए कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट यहाँ पर जरूर किया जा रहा है, लेकिन इस बीच आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर कोहराम मचता हुआ नजर आ रहा है। और हॉर्मूज पर नेटो के इनकार के बाद ट्रंप आग बबूला हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि वो अकेले ही हॉर्मूज को खाली करवाने का दम रखते हैं। इधर पहली बार लारिजानी की मौत पर मुस्तफा खामनेई ने इजराइल को धमकी दे दी है। उन्होंने कहा कि ईरान हर शहीद का बदला लेगा। तेल अवीव पर खुर्रम शहर मिसाइलें गिर रही हैं। एक एक क्लस्टर बम को गौर से देखिए। ये टूटते हुए सितारे नहीं, मौत बरसाने वाले वो बम हैं जिसका इजराइल के पास कोई तोड़ नहीं। ईरान सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी के मारे जाने के बाद ईरान ने इजराइल पर खुर्रम शहर की बरसात कर दी है। लारिजानी के मौत के खिलाफ ईरान ने अपनी मिसाइल वेव नंबर 61 को लॉन्च किया। लारिजानी की मौत का बदला इजराइल पर 100 टारगेट पर हमले से लिया गया। इन हमलों में ईरान ने सबसे ज्यादा खुर्रम शहर 4 और कद्र मिसाइल को लॉन्च किया, जो ईरान की सबसे खतरनाक मिसाइलों में शामिल हैं।
इनमें सबसे ज्यादा चर्चा खुर्रम शहर 4 की हो रही है, क्योंकि खुर्रम शहर जब आसमान में नजर आती है तो इजराइल के डिफेंस सिस्टम लाचार हो जाते हैं। इसके क्लस्टर बमों में छुपी है ईरान की असली ताकत। ये मैसेज ईरान लगातार दे रहा है। ईरान बता रहा है कि उसकी लीडरशिप यानी नेतृत्व एकदम खुर्रम शहर के वॉर हेड की तरह है। ईरान बता रहा है कि उसका एक लीडर खत्म होगा तो उसका दूसरा लीडर एक और क्लस्टर बम की तरह तैयार हो जाएगा और नया लीडर एक और क्लस्टर बम की तरह दुश्मन पर हमला करेगा। ईरान बता रहा है कि ये उसकी लीडरशिप का खुर्रम शहर मॉडल है। ईरान बता रहा है कि एक क्लस्टर मारोगे तो दुश्मन पर नया लीडर 100 क्लस्टर की तरह फूटेगा। इसीलिए खुर्रम शहर का वॉरहेड ईरान की लीडरशिप का आईना कहा जा सकता है। लॉन्च होने के बाद इसके टारगेट हिट करने वाला स्ट्राइक रेट अब तक 100% रहा है। खुर्रम शहर मिसाइल से निकले क्लस्टर बम जमीन पर क्या कोहराम मचाते हैं। इजराइल इसको छुपाने की कोशिश जरूर कर रहा है, क्योंकि टारगेट पर इजराइल के कई मिलिट्री बेस और कई खुफिया अड्डे रहे हैं। लेकिन खुर्रम शहर 4 के क्लस्टर बम तेल अवीव की बड़ी आबादी पर गिर रहे हैं और ऐसे में आम लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ईरान की तरफ से जो मिसाइल दागे जा रहे हैं उनमें है क्लस्टर बम, और वो क्लस्टर बम इसराइल में मचा रहे हैं तबाही। पिछले 3 दिनों से जगह जगह पे हमले हो रहे हैं और क्लस्टर बम की वजह से तबाही हो रही है। मैं इस वक्त नेकबा एरिया में हूं, ये इसराइल का एरिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग का क्या हाल हुआ है। यहाँ पे क्लस्टर बम की वजह से फिलहाल ऐसा लगता है कि इसराइल के पास क्लस्टर बम का तोड़ अभी तक नहीं है। एयर डिफेंस सिस्टम क्लस्टर बम के सामने फेल हो रहा है। लारिजानी पर हमले के बाद ईरान ने लॉन्च की अपनी प्रीमियम क्लास की मिसाइल। दावा किया जा रहा है कि इस मिसाइल का तोड़ इजराइल के पास बिल्कुल भी नहीं है और ये बहुत सटीक भी है। इस नई मिसाइल का नाम है हज कासिम। इस मिसाइल को लॉन्च करके ईरान बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है। कुदूस कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी के नाम पर ईरान इस मिसाइल को 2020 में पहली बार दुनिया के सामने लाया था। इस मिसाइल की रेंज है 1400 किलोमीटर और वॉरहेड का वजन है 500 किलो। खास बात यह है कि हज कासिम सैटेलाइट नेविगेशन यानी जीपीएस जैसी तकनीक का इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए ना इसे जैम किया जा सकता है और ना ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाली तरकीब इसके खिलाफ काम आएगी। और सैटेलाइट नेविगेशन के बगैर भी ये टारगेट के 100 मीटर के दायरे में हमला करती है। क्लस्टर बम आ रहे हैं मिसाइल में ईरान के, वो अलग अलग जगहों पे गिरते हैं और काफी जगहों पे तबाही हो जाती है और वहां पर ना ही फौरन फिर टीमें पहुंच पाती हैं रेस्क्यू और रिलीफ के लिए और ना ही इंटरसेप्टर्स उनको खत्म कर पाते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सरदर्द फिलहाल बना हुआ है इसराइल के लिए क्लस्टर बम। IRGC ने कह दिया है कि अब छोटे वॉरहेड नहीं बल्कि बड़े वॉरहेड वाली मिसाइल ही दागी जाएगी। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स अब हर मिसाइल को 1000 किलो के वॉरहेड से लैस कर रही हैं। 1000 किलो का वॉरहेड यानी 1 टन का ऐसा बम जो जहां फटता है वहां हर चीज को धुएं और धूल में तब्दील कर देता है, जलाकर राख कर देता है। ईरान 1 टन के वॉरहेड के लिए 4 मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। पहली है खुर्रम शहर 4 और दूसरी है इमाद, तीसरी है सज्जिल और चौथी है शहाब 3। इन चारों मिसाइलों से अब ईरान लगातार इजराइल में सर्वनाश करने वाले अटैक कर रहा है। तेल अवीव में धमाके, बहरीन में अमेरिका के अड्डों पर धमाके, यूएई और कुवैत में उन ठिकानों पर धमाके जहां अमेरिकी सैनिक या ट्रंप के राजनयिक दूतावास खाली करने के बाद ठहरे हुए हैं। ईरान के हमलों की सुनामी चुन चुन कर अपने टारगेट को तबाह करने लगी है।
ईरान ने नेतन्याहू और ट्रंप को दिया है काउंटर झटका। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि यह युद्ध अमेरिका और इजराइल ने शुरू किया था, लेकिन इस जंग को खत्म ईरान करेगा और इसके लिए ईरान की मिसाइल ब्रिगेड लगातार हमले कर रही है। پاسخ کلی دولت این هستش که ما که جنگ آغاز نکردیم ولی ما پایان دهنده اون خواهیم بود। एक तरफ तेल के दाम, दूसरी तरफ युद्ध का बढ़ता हुआ खर्च। अमेरिका इस वक्त अपनी आधी नौसेना ईरान को हराने के लिए झोंक चुका है, लेकिन तेल के खेल ने ईरान को वो ताकत दे दी है जिसकी वजह से अब वो न सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल के युद्ध को भी कंट्रोल करने लगा है। बल्कि दुनिया में इसका कहां और क्या असर होगा, इसका फैसला भी अब ईरान के हाथों में है। पुतिन ने कह दिया है दुनिया में तेल संकट शुरू हो चुका है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का युद्ध जितना लंबा चलेगा, ये अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था को उतना ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। साथ ही खाड़ी देशों का तेल उद्योग पहले ही पूरी तरह से ठप पड़ चुका है। लारिजानी और गुलाम रेजा सुलेमानी जैसे कमांडर अब नहीं रहे, लेकिन ईरान ट्रंप और नेतन्याहू का वो एहसास खत्म कर चुका है जिसमें ईरान पर हमला करने के बाद वहां सत्ता बदलने का जुनून था। ईरान की नई लीडरशिप अब खुर्रम शहर मिसाइल के वॉरहेड की तरह काम कर रही है, जिसमें 80 से ज्यादा क्लस्टर होते हैं और दुश्मन के खिलाफ एक क्लस्टर बम भी नाकाम हुआ, दूसरा क्लस्टर वार के लिए तैयार रहता है। ऐसी ही एक क्लस्टर लीडरशिप का नाम है अब्बास अरागची, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं। जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से पूछा गया कि आप अमेरिका से सीज फायर के लिए क्यों नहीं बात करते, तो उन्होंने जवाब दिया, हम इजराइल और अमेरिका को कड़ा सबक सिखाना चाहते हैं ताकि वो फिर कभी ईरान पर हमले की हिम्मत न करे। अरागची से एक और सवाल पूछा गया कि ऐसी रिपोर्ट है कि अमेरिका और इजराइल आपको भी तो खत्म करना चाहते हैं। अरागची ने जवाब दिया, मैं मौत से नहीं डरता, उन्हें मुझ पर हमला करने दीजिए। ईरान से आ रही रिपोर्ट बता रही है कि तेहरान, इस्फहान, करज और खुर्माबाद में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। अमेरिका और इजराइल के विमानों ने ईरान के बैंकों, स्कूलों और अस्पतालों को टारगेट किया है। अब्बास अरागची का दावा है कि अमेरिका और इजराइल ने अब तक ईरान में 100 से ज्यादा स्कूलों और 55 अस्पतालों पर हमला किया है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट है कि अब तक हुए युद्ध में 1,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें कोई शक नहीं, अली लारिजानी के जाने से ईरान को बड़ा झटका लगा है। वो इसलिए क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता रहे अली खमेनी ने खुद उनको इमरजेंसी वाली कमान सौंपी थी। मरने से पहले लारिजानी ने खाड़ी देशों को मैसेज दिया था कि उनको अमेरिका और ईरान में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, और युद्ध बता रहा है कि खाड़ी देशों ने एक बार फिर अमेरिका को चुना है, क्योंकि इन देशों में अब भी अमेरिकी सेना ऑपरेट कर रही है और ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। ग्रीस से आए एक वीडियो ने बता दिया है कि जंग का दायरा अब पश्चिम एशिया से बाहर फैल सकता है। ये ग्रीस का साउदा मिलिट्री बेस है। यहाँ अमेरिका और नेटो के जहाज खड़े हुए देखे जा सकते हैं। यहाँ अमेरिका के टैंकर विमान भी हैं, इनके लॉन्ग रेंज वाले टोही विमान भी। सवाल है, क्या ये अड्डा अमेरिका और इजराइल की मदद के लिए बैकअप बेस बन चुका है? क्योंकि लाल सागर से वापस लौटने के बाद अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड भी यहीं डेरा जमा रहा है। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बंकर बस्टर बम गिरा दिए हैं। ईरान के तट के करीब 5,000 पाउंड की मिसाइल दाग दी गई है। उधर ईरान ने इजराइल पर भीषण हमला किया है। तेल अवीव में हुए हमले में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। डैडी बॉम्ब से आई कयामत, 5,000 पाउंड से ट्रंप का हमला। ईरान युद्ध के तीसरे हफ्ते में पहुंचने वाला है और इतने वक्त में ही ईरान में इतनी भीषण तबाही और बर्बादी हुई है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हैरानी की बात यह है कि अकेला ईरान अभी भी इजराइल के साथ साथ लगभग 12 देशों पर सीधा हमला कर रहा है।
एक तरफ इजराइल लंबी जंग की कस्में खा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जल्द से जल्द युद्ध से निकलने के चक्कर में ईरान पर इतने भीषण और भीमकाय बमों से हमला कर रहे हैं, जिन्होंने ईरानी इमारतों की नींव तक उखाड़ दी है। बम, बारूद और बर्बादी की तस्वीरें देखकर हैरानी होती है कि ईरान अमेरिका और इजराइल के बेहद घातक और सटीक हमलों का लगभग 3 हफ्तों से कैसे सामना कर रहा है। खबर तो यहाँ तक है कि ईरान ने अब अपने सबसे आधुनिक खुर्रम शहर, खैबर शिकेन, सेजिल, पत्ता, गदर जैसी मिसाइलों से न सिर्फ इजराइल में तबाही मचाई है, बल्कि पश्चिम एशियाई देशों में फैले अमेरिकी अड्डों तक को बर्बाद कर दिया है। इजराइल में मौत का कोहराम मचाते ईरानी क्लस्टर बम ने राजधानी तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा जैसे शहरों को बुरी तरह से तबाह किया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं 28 फरवरी 2026 को जहां अली खमैनी समेत 48 टॉप कमांडरों को मारा गया, तो वहीं अब तक 200 से ज्यादा सुपर टॉप कमांडर और चीफ मारे जा चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम अली लारिजानी का है, जिन्हें ईरान में अली खमैनी के बाद सबसे टॉप का लीडर माना जाता था। इसके अलावा जिस तरह से ईरान के अर्धसैनिक बल बसीज के प्रमुख गुल मरेजा सुलेमानी को मारा गया है, उसने साबित कर दिया है कि ट्रंप ईरान पर महाबम से हमले कर रहे हैं, या कहें कि ट्रंप अब डैडी बम से ईरान को तबाह करने में जुट गए हैं। हम शुरुआत करते हैं ट्रंप के उन हमलों से जिसने ईरान में कयामत जैसे नजारे दिखाना शुरू कर दिए हैं। 5,000 पाउंड का महाबम, ईरान पर ट्रंप के आखिरी हमले। इस वक्त इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर ईरान की राजधानी तेहरान पर टूट पड़े हैं। तेहरान के अलावा करच, नताज, फोर्दो, इस्फहान, कोम जैसे शहरों पर भीषण हमले हो रहे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज और खार्क द्वीप पर अमेरिका और इजराइल मिलकर हजारों टन बम गिरा चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ घंटों में साफ देखा जा रहा है अमेरिका 5,000 पाउंड के बमों से अंधाधुंध हमले करना शुरू कर चुका है। अमेरिका इस वक्त ईरान पर 5,000 पाउंड यानी लगभग 2,267 किलोग्राम के भारी भरकम बमों से हमले कर रहा है। ये सामान्य बम नहीं है, बल्कि इन्हें विशेष रूप से बंकर बस्टर कहा जाता है। ईरान ने अपनी सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण मिसाइल प्रणालियों और कमांड सेंटरों को जमीन के बहुत नीचे, पहाड़ों के अंदर या कंक्रीट की मोटी परतों से ढके अभेद्य बंकरों में छुपा रखा है। इसलिए इन्हें तबाह करने के लिए अमेरिका 5,000 पाउंड के बमों से हमला कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका खास तौर से चुन चुन कर टारगेट तबाह कर रहा है। अमेरिकी दावों के मुताबिक ईरानी नौसेना के 50 से ज्यादा नौसैनिक जहाज तबाह हो चुके हैं। ईरान ने इस रास्ते को बंद करने के लिए तटों पर गहराई में एंटी शिप मिसाइलें तैनात की थी, जिन्हें तबाह कर दिया गया है। अमेरिका इन 5,000 पाउंड बमों का उपयोग इसलिए कर रहा है ताकि वो जमीन के 100 से 150 फीट नीचे छिपे ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स और परमाणु बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से नष्ट कर सके। इन बमों को डीप पेनिट्रेटर कहा जाता है। इनके काम करने का तरीका सामान्य बमों से बिल्कुल अलग है। गिरने के बाद ये बम जमीन पर टकराते ही नहीं फटते। इनका बाहरी खोल बहुत मजबूत स्टील जैसे एग्लिन स्टील से बना होता है, जो इन्हें बिना टूटे कंक्रीट या मिट्टी की कई परतों के अंदर धंसने में मदद करता है। इनमें खास फ्यूज लगा होता है जो बम को तब सक्रिय करता है जब वो लक्ष्य की निर्धारित गहराई जैसे 100 फीट नीचे तक पहुंच जाता है। जब धमाका बंकर के अंदर होता है तो दबाव और गर्मी से पूरा भूमिगत ढांचा ढह जाता है, जिससे वहां रखी मिसाइलें और उपकरण बेकार हो जाते हैं। अमेरिका इस वक्त इन बमों का जमकर इस्तेमाल कर रहा है। The President is going to continue to talk to our allies both in Europe and also in the Gulf and Arab region. The United States military has a lot of capabilities, as you have seen play out over the last 18 days. They still do have tricks up their sleeve. I won't broadcast them for the media, but rest assured there is a plan. They're working on it. We have seen some progress with respect to that, but of course the President again continues to call on our allies to step up and do more. GBU-72 ये अमेरिका का सबसे आधुनिक 5,000 पाउंड का बम है। इसे पहली बार युद्ध में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये GPS गाइडेड है और खराब मौसम में भी सटीक निशाना लगाता है। GBU-28 ये एक पुराना और आजमाया हुआ लेजर गाइडेड बंकर बस्टर बम है। इसका उपयोग खाड़ी युद्ध के समय से हो रहा है। GBU-57 MOP ये 30,000 पाउंड का महाबम है, जिसका उपयोग अमेरिका ने पिछले साल ईरान के परमाणु ठिकानों जैसे फोर्डो को निशाना बनाने के लिए किया था।
अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम की रिपोर्ट्स के अनुसार इन बमों से खास टारगेट हिट किए गए हैं। हार्मोज तटरेखा के किनारे पहाड़ों में बने ईरान के एंटी शिप क्रूज मिसाइल अड्डों पर जमकर इस्तेमाल हो रहे हैं। बुशहर परमाणु संयंत्र के पास के सैन्य ठिकानों पर इस हमले की खबरें हैं। चाबहार और अब्बास बंदरगाह के पास इन क्षेत्रों में भूमिगत सैन्य गोदामों और कमांड सेंटरों को इन बमों से तबाह किया गया है। नेटांज और इस्फहान यहाँ के परमाणु और मिसाइल रिसर्च सेंटरों पर भी बंकर बस्टर बम गिराए गए हैं ताकि ईरान की पलटवार करने की क्षमता को खत्म किया जा सके। Iran's nuclear doctrine has been a peaceful one, and we have always sought and still seek to exercise our rights to benefit from peaceful nuclear energy. A fatwa, as you know, depends on the person who issues it. I am not yet in a position to judge what the new leader's jurisprudential or political stance on this matter will be. My understanding is that it should not differ greatly from our previous policies, but we must wait until we become aware of his views. अरब से ईरान की अब सीधी जंग। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान संघर्ष अब तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है। ट्रंप ने चेतावनी दी है